नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। सिर्फ प्रदेश और शहर में अंतर है, बाकी पैटर्न वही है जो इससे पहले भी किसी धार्मिक जुलूस को लेकर देखा गया है। छतों पर पहले से इकट्ठा करके रखे गए ईंट पत्थरों, पेट्रोल बमों से हमला, उसके बाद सड़क पर उतरकर आगजनी, देशी कट्टों से फायरिंग, पुलिस वालों के पीछे तलवारें लेकर दौड़ना और फिर एक शहर से दूसरे शहर तक सांप्रदायिक तनाव। हरियाणा के नूह में सोमवार को वीएचपी और बजरंग दल की ब्रजमंडल यात्रा पर हमले से जो तनाव पैदा हुआ था वो अब हरियाणा के दूसरे हिस्सों तक शिफ्ट हो गया है। क्रिया की प्रतिक्रिया में कल शाम को सोहना में तनाव हुआ, उसके बाद कल रात गुरुग्राम के एक धार्मिक स्थान में आग लगा दी गई जिसमें एक की मौत हो गई। आज भी पलवल और सोहना में छिटपुट हिंसा हुई। कल से अब तक इस हिंसा में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं। मेवात में पैरामिलिट्री भेज दी गई है। अब तक 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। ये मामला आज संसद में भी उठा, जिसमें राज्य सरकार को कोसा गया। वहीं हरियाणा के सीएम ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, शांति की अपील की और यह भी कहा कि हिंसा सुनियोजित थी। मास्टरमाइंड जल्द पकड़े जाएंगे, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। नूह में हिंसा को लेकर वीएचपी का कहना है कि शोभा यात्रा पर हमले के लिए ट्रकों में पत्थर और दंगाई दोनों भरकर लाए गए थे। यात्रा 6 महीने पहले से तय थी, इसलिए हमला भी सुनियोजित था। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि यात्रा में भड़काऊ नारे लगाए जाने से माहौल खराब हुआ, लेकिन अचानक से ईंट, पेट्रोल, पत्थर, चाकू, तलवारें कहां से निकल आए, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक कहानी गो तस्करों की हत्या के आरोपी मोनू मनेसर को लेकर भी है। मोनू मनेसर ने एक वीडियो जारी करके लोगों से यात्रा में आने की अपील की थी। यह भी कहा था कि वो भी यात्रा में आएगा। तो क्या यात्रा पर हमला मोनू मनेसर से बदला लेने के लिए था? हालांकि वो यात्रा में शामिल नहीं हुआ। क्या है हरियाणा में, क्या है दंगों का रिहर्सल है? और इस तरीके से क्यों अचानक से इतने सारे ईंट, पत्थर, हथियार, तलवारें कहां से निकल कर आ जाती है? भड़काऊ नारे लगे, ये आरोप दूसरा पक्ष लगा रहा है। लेकिन क्या भड़काऊ नारों की वजह से हिंसा करना? सवाल कई सारे हैं, कई मुद्दों पर बात करेंगे। और सरकार बार बार एक बात कर रही है कि हिंसा सुनियोजित थी। तो सरकार क्यों है भाई? आप पूरी मैंडेट के साथ वहां सरकार चला रहे हैं, तो सरकार ऐसे मामलों में क्या कर रही है? ये सरकार का फेलुअर नहीं है क्या? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ श्रीराज नायर जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मुजफ्फर खान एडवोकेट साहब जुड़ गए हैं। मेरे साथ डीके दुबे राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं और मेरे साथ शादाब चौहान जो कि पीस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो जुड़ गए हैं। आलोक जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, क्या कहना चाहेंगे इस हिंसा के बारे में? क्योंकि बीजेपी आज नहीं आई है, उनके एक सहयोगी अरविंद भारद्वाज जी जो है जेजेपी के नेता हैं, वो जरूर जुड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का आज की डिबेट्स में नहीं जाना और टीवी को बायकॉट कर देना अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी सतपाल मलिक जी ने भी कुछ कहा था कुछ दिन पहले कि कुछ भी करेगा चुनाव के लिए ये पार्टी का जो मुखिया है, और उस तरह की चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसकी गलती है किसकी नहीं, मैं कह रहा हूँ गलती सरकार की। कौन सा पक्ष दोषी है कौन सा नहीं है, मैं ये निर्णय करने वाला कोई नहीं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे बड़ा षड्यंत्र था। अरे भाई, बड़ा षड्यंत्र था तो मुख्यमंत्री महोदय आपकी सरकार क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? देश के उसके राज्य के गृह मंत्री कह रहे हैं जहर घोला गया। अरे भाई, जब जहर घोला जा रहा था तो सरकार और इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ें क्या कर रही थी? एक अभी बीजेपी के व्यक्ति कह रहे थे कि बहुत बड़ी साजिश। भाई, बहुत बड़ी साजिश आपके राज्य में हो गई, तब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बोला ये उपद्रवी तत्व हैं। अरे भाई, उपद्रवी तत्व किसी भी तरफ से हों, उनसे पहले से ही सख्ती से क्यों नहीं निपटा गया? चलिए, हिंसा हुई, शुरुआत हुई, उसके 3 घंटे बाद तक छूट किसने दी? प्रशासन 3 घंटे तक किस तरह से खामोश रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। डबल डिजास्टर गवर्नमेंट जहां जहां है वहां पर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अभी मोनू मानेसर का आपने नाम लिया। मोनू मानेसर को शायद पुलिस ढूंढ भी रही थी, किसी केस में वांटेड भी था वो, और गौ तस्करी के भी तमाम राजस्थान पुलिस ढूंढ रही है आलोक जी, पकड़ नहीं पाया 5 महीने से उसको, ये भी आप स्वीकार करिए। राजस्थान पुलिस का वो आरोपी है, नामजद एफआईआर है उसके खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान पुलिस पकड़ नहीं पा रही है 6 महीने से। मैं तो ये समझता हूं कि बरेली का एसएसपी जो पकड़ने गया था उसका ट्रांसफर कर दिया। उसने कहा कि कावड़िए जो है कट्टा लेकर घूम रहे थे और दंगाई थे, उसके अंदर दारू पी रखी थी, उस एसएसपी को ही लाइन हाजिर कर दिया।
तो किस तरह से सरकार और प्रशासन किसकी मदद कर रहा है इस देश के अंदर आज पता चल रहा है। तो मोनू मानेसर जैसे कितने ही लोग हैं जिनको प्रशासन मदद कर रहा होगा। मणिपुर के अंदर क्या हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। मणिपुर में एक आईपीएस ऑफिसर एफिडेविट दे रहा है कि बीजेपी के लोगों ने, हाई कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो कौन किसको बचा रहा है और राजस्थान पुलिस का दोष है कि नहीं, वो एक अलग विषय। आज का विषय ये है कि मणिपुर की हालत जो हुई उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है, यहां पर जो हुआ उसके लिए राजस्थान पुलिस जिम्मेदार है, कल जो ट्रेन में हुआ था उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। सरकार की जवाबदेही सबसे पहले बनती है। आलोक जी, आई एम वेरी क्लियर। बात नहीं कह रहा दीपक भाई, मैं आपकी बात नहीं कह रहा दीपक भाई, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। और जिस तरह से जहर घोलने का काम बीजेपी के तमाम नेताओं ने और तमाम भड़काऊ भाषण, मैं नहीं कहता एक तरफ से आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आए तो ये बहुत ज्यादा दुखद रहता है। मुहर्रम के ऊपर दिल्ली में दंगे, रामनवमी पे 9 राज्यों में दंगे, और जिम्मेदार पंडित नेहरू होंगे शायद। अरे भाई, आपकी सरकार है। आज सू मोटो कॉग्निजेंस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही मणिपुर पर फटकार लगाई है, आज भी फटकार लगाई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई इनके ऊपर असर नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी दंगा किसी भी रूप में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो 5 लोग कौन चले गए, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, ना सरकार को लेना देना है, ना बीजेपी को लेना देना है, और ना ही दूसरे पक्ष को लेना देना है। लेकिन जब पता है कि वहां पर इस तरह का तनाव हो सकता है तो इजाजत क्यों दी गई? ठीक है, इस तरह की यात्रा की। और अगर तनाव कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो इजाजत क्यों दी गई? और अगर तनाव कंट्रोल कर सकते थे तो तनाव क्यों हुआ? सारे के सारे सवाल तो सरकार पर हैं। ठीक है, इसीलिए अरविंद भारद्वाज जेजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, कई सारे सवालों के जवाब देने हैं आपको। सबसे पहले ये बताइए, सरकार कहां थी आपकी? आपकी सरकार को पता था मेवात में क्या होने वाला है? मोनू मनेसर के वीडियो के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये क्या बताता है? सरकार कहां थी, मैं ये जानना चाहता हूं। दीपक जी, जिस तरह का माहौल वहां बना, या मैं कहूंगा कि बनाया गया, देखिए जिस तरह से अभी आलोक शर्मा जी को मैं सुन रहा था, ये कहीं ना कहीं एक पक्ष की बात कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं, जबकि स्थिति ये थी कि वहां दोनों तरफ के कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि शांति खराब हो, जबकि मेवात में ऐसे हालात नहीं रहे। मेवात में तो बद से बदतर जब हालात देश में कहीं हुए, धार्मिक हिंसाएं हुई, उस वक्त भी मेवात शांत रहा, परंतु मेवात को अशांत करने के पीछे कुछ और लोगों का हाथ है, जिसे जल्दी ही आप देखेंगे। जिनका भी हाथ है, आपकी सरकार कहां थी अरविंद जी, ये तो बताइए। नहीं, जिसका भी हाथ है, आपकी सरकार कहां थी? देखिए दीपक जी, जिस बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी तरह के हों, उस हिसाब से कैजुअलिटीज बहुत कम रही। हाँ, हमें दुख है, जो हुई है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए थी, परंतु उसे कंट्रोल प्रशासन ने ही किया। प्रशासन ने बहुत जल्दी तुरंत कार्रवाई की। आसपास के जिलों की पुलिस वहां लगाई गई, चाहे पलवल से पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगाई गई, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, रेवाड़ी से, और उसके अलावा सीआईए जितनी है उन सबको एक्टिव मोड में लाया गया। परंतु तुरंत जो घटना वहां एकदम घट गई, उसके बाद तो बहुत फास्ट एक्शन प्रशासन ने लिया और सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की जो कंपनियां तैनात कर दी गई और बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। आपने एक बात सुनी दीपक जी, वो एक बात कहते हैं कि यात्रा ही क्यों करने दी गई। कांग्रेस के एक विधायक है मामन खान, उन्होंने विधानसभा में ये बात कही थी कुछ दिन पहले कि अगर इस तरह की कोई यात्रा, इस तरह की कोई चीज अगर मेवात में लोग आए तो उनको जवाब मेवात में देंगे। तो ये तो कांग्रेस के अपने विधायक की भाषा है, कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल भाषा है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये एंगल हो सकता है। कांग्रेस के लोग, मैंने आपकी सब बात मान ली, मैंने आपका हर तर्क मान लिया। मुझे ये तो बताओ महाराज, आपकी सरकार कहां थी? नहीं दीपक जी, सरकार की ये तत्परता थी जो इतने बड़े उस स्थिति को खराब होने से बचा लिया। पत्थर भी इकट्ठे हो गए, तलवारें भी आ गई, पेट्रोल बम भी आ गया, बंदूक भी आ गई, मंदिर में लोगों को छुपना पड़ा, एयर ड्रॉप करने की बात हुई। इन सबके बीच आपकी सरकार कहां थी? 90 गाड़ियां जला दी गई एक लाइन से, शोरूम्स लूट लिए गए, दुकानें लूट ली गई। नहीं, ये दीपक जी, ये स्थिति और भी इससे बहुत भयंकर हो सकती थी अगर सरकार और प्रशासन तुरंत कार्रवाई ना करता। ये जो प्लानिंग थी, साजिश थी, बहुत बड़ी हो सकती थी।
ये जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि हमें प्रशासन को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तैयारियां करके लोग बैठे होंगे, परंतु फिर भी प्रशासन ने बहुत अरे जल्दी जो लोग बैठे थे उनको आपने पहले पकड़ा क्यों नहीं? नहीं, प्रशासन क्या कर रहा है, इसका क्या जवाब है? आपके चैनल के माध्यम से एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे जो साथी है आलोक शर्मा जी सुन रहे हैं और भी आपके दर्शक भी सुन रहे हैं, कि एक भी दंगाई, चाहे दंगाई किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हमारी सरकार एक भी दंगाई को नहीं बख्शेगी। चाहे उसके लिए सरकार को कितने ही सख्त कदम उठाने पड़े, एक एक दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, अरविंद भाई, किसी का भी हो, और चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो। इसको बोलते हैं आग लगने के बाद जो है एक बड़ी आग लग जाएगी और मग्गा लेके आप जाएंगे कि साहब मैंने तो बुझा दी, देखिए कितना तत्पर था, अब मैं जाऊंगा नहीं है। आपके सामने है, सब चीजें आपके सामने है, मेवात में क्या हालात है सब जानते हैं, 1947 से वहां क्या हालात है सब जानते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। और नूह में अगर ऐसा होना था तो इसको होने क्यों दिया? आलोक शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप भी तो राजनीति करते रहे मेवात को लेकर, वहां पे आपका वोट बैंक कौन है सब जानते हैं। वोट बैंक होना और राजनीति करना किसी भी राजनीतिक धर्म, राजनीतिक पार्टी का काम है, इसमें क्या गलत है? मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी कहा मेरे साथी ने कि अचानक हो गया, ये तो कह रहे हैं अचानक हो गया, और इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं बड़ा षड्यंत्र था, ये पहले से तैयारी कर रखी थी। तो पहले सरकार तय कर ले कि क्या हुआ था। मैंने कहा कि यात्रा को अगर प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता है, यात्रा को शांति से नहीं निकलवा सकता है प्रशासन, तो प्रशासन का फेलियर है। इसमें क्या गलत है? प्रशासन की जिम्मेवारी तय नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपके विधायक वापस आता मामन खान ने हूं, धमकी दी थी, विधानसभा में धमकी दी थी, अगर मेवात में यात्रा आई तो उसका जवाब दें। मामन खान को जेल में क्यों नहीं डाला आज तक आपने? मामन खान को जेल में क्यों नहीं डाला आपने आज तक? आने दो, इन्वॉल्वमेंट शामिल हो, बताइए ना क्यों नहीं जेल में डाला अगर उसने धमकी दी थी? ये सब बेकार की बातें छोड़ दीजिए आप लोग। आपका फेलियर है, आपका फेलियर है, उसको स्वीकार करो, जनता से माफी मांगो कि आप लोगों को सरकार चलानी नहीं आती है। विधायकों और सांसदों के खिलाफ जब मणिपुर का जो हाल किया है आप लोगों ने, उसके लिए सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता दीपक जी इस विषय पर, मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूं। कार्रवाई होगी जब चीखना चिल्लाना मत। मैं 1 to 1 बात कर सकता हूं, मैं बीच में इस विषय पे बहस नहीं कर सकता दीपक जी। में इनको बोलने दीजिए, इनको जो बोलना एक्सपोज होंगे बोले, देश की जनता सुनेगी। मैं उस बयान को कोट कर रहा हूं इनके विधायक बुलवाइए इनको, और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं आज बता रहा हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, क्योंकि वो इसमें बहुत बड़े दोषी पाए जाएंगे, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये लोकतंत्र की दुहाई देंगे, ये आपके चैनल पर बैठकर चीखेंगे चिल्लाएंगे, देखिए साहब लोकतंत्र की हत्या हो गई है, काला दिन है आज लोकतंत्र का। ये इनकी ये प्रवृत्ति है कांग्रेस। ठीक है, आलोक शर्मा जी आपका जवाब। अरविंद जी रुक जाइए, आलोक शर्मा जी आपका जवाब, फिर मैं श्रीराज नायर के पास जाऊंगा, मुजफ्फर खान साहब, डीके दुबे साहब और शादाब जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मणिपुर पर सवाल करो तो विपक्ष जिम्मेदार है, मेवात पर सवाल करो तो विपक्ष जिम्मेदार है। अरे भाई सरकार आपकी है, आप पकौड़े तल रहे हो सरकार में बैठकर। फला ने ऐसा कहा था, वही दोषी पाया जाएगा, पहले से ही पता है इनको। मोनू मानेसर को तो क्लीन चिट दे उसके राज्य के गृह मंत्री दे रहे। यही बात राहुल गांधी जी कहा करते थे, यही बात सोनिया गांधी जी विधायक दोषी पाया जाएगा। अगर हमारे खिलाफ यार छोड़ दो ना दीपक जी, सम्मान करिए आलोक जी का, प्लीज सम्मान करिए। अरविंद जी बीच में नहीं, आलोक जी अपनी बात कंक्लूड करिए, मैं आगे जाऊंगा। फिर देश को जलाने पे लगे, आग लगा रहे हैं देश में, और ऊपर से बकवास करते हैं बैठकर टीवी पे। ये सबको पता है, शांति से सुन नहीं सकते इतने गंभीर विषय को। ये सबको पता है, आप लोग आग लगा रहे हैं, और सतपाल मलिक ने ठीक कहा है कि आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं 2024 से पहले। कभी मेवात जाकर देखिए, कल एक दिन के अंदर 3 घटनाएं हैं। बरेली में दंगा, एसएसपी ने रुकवा दिया। ट्रेन में क्या हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ। कल मेवात में क्या हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ। फिर भी आप कह रहे हैं, आप लोग जानबूझकर करवा रहे हैं, और फिर जब हालात बिगड़ जाते हैं मणिपुर की जगह, फिर संसद से भगोड़े हो जाते हैं आप लोग, फिर संसद पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई कहीं तो अपनी गलती स्वीकार करो। सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, 9 साल से सरकार आपकी है वहां पर, 9 साल से हम सत्ता में नहीं। 9 साल का इंटेलिजेंस फेलियर भी हमारे जुम्मे है क्या? आप लोग करवाते हैं, जानबूझकर करवाते हैं। मोनू मानेसर जैसे लोगों को प्रशासन से शह मिलती है,
उसके तमाम फोटोग्राफ हरियाणा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ थे। मोनू मानेसर के ऊपर मुकदमा दर्ज है। हाँ, वो तो आपका घर का आदमी है। मोनू मानेसर को लेकर इतना हुआ क्यों बनाया जा रहा है? वो आपका घर का आदमी है, उसको नहीं बनाना चाहिए। किसके घर का आदमी है? राज्य का गृह मंत्री पहले दिन ही बीजेपी के घर का आदमी है। वो पहले दिन ही अनिल विज उसको क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो तो था ही नहीं वहां, कुछ था ही नहीं वो तो वहां। भाई क्यों क्लीन चिट दे रहे हो आप कहो अगर वो दोषी होगा तो उसको भी सजा मिलेगी। पहले दिन क्लीन चिट। दूसरे जिलों में आग भड़क रही है, हमने प्रशासन को कंट्रोल कर लिया। आप लोग ना कंट्रोल करते हैं, ना आपकी नीयत है। आपकी नीयत है कि दंगे भड़के। आप देखिए रामनवमी पे 9 राज्यों में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, सब जगह मैक्सिमम जगह प्रशासन फेलियर होता है। आप देखिए किस तरह से तमाम लोग बाद में फोटोग्राफ आते हैं कि वो कहां पर थे। डीआरडीओ के लोग भी, आरएसएस के लोग भी आईएसआई को जांच पहुंचवाते पकड़े जाते हैं। आगे मुझे लग रहा है मेरे ख्याल से देते पकड़े जाते हैं। मुझे लगता है कि आज की सरकार को, हरियाणा की सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर, आपका प्रशासनिक फेलियर ठीक रहा। दूसरों पर फोड़ना बंद कर दीजिए। ठीक है अरविंद भारद्वाज जी, एक लाइन में जवाब, फिर मैं श्रीराज नायर के पास जाऊंगा क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं। दीपक जी, ये जो बौखलाहट है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें इन्हीं के लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं, ये वादा करता हूं आपके इस चैनल पर कि जो हमारी सरकार है वो एक भी आरोपी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो इनका विधायक ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का कोई बड़ा सूबेदार नेता ही क्यों ना हो। और जब वो गिरफ्तार होंगे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जब ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, तब इन्हें लोकतंत्र की दुहाई देंगे, तब ये काला अध्याय बताएंगे लोकतंत्र के लिए। ये स्थिति है, ये इनकी जो मानसिक स्थिति है कांग्रेस की, यही है। पहले दंगे भड़काइए, उसके बाद आरोप सरकार पे लगाइए, और जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो फिर चीखने चिल्लाने लग जाइए, फिर बेकसूर खड़े हो जाइए, अपने आप को पीड़ित बताइए। ये इनकी पॉलिसी है। जबकि सच्चाई ये है दीपक जी, कहीं ना कहीं जरूर एक बहुत बड़ी साजिश थी। इन लोगों ने एक साजिश की थी जो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, परंतु प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और उसे रोका। बहुत बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु मौजूद थे मंदिर के अंदर, जो मंदिर में हजारों की संख्या में थे। उनको बचाना प्रायोरिटी थी प्रशासन की। और उन्हें एक बार सुनिए ना, 100-200 गाड़ियां जल जाएं, 100-200 दुकानें जल जाएं, तब तक प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या और केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस की जो कंपनीज हैं वो डिप्लॉय कर दी गई। यहां तक कि एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी थी कि अगर कहीं कोई फंसा होगा। तो प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी दिखाई, सरकार ने मुस्तैदी दिखाई है। परंतु ये चलिए मैं आगे चलता हूं। मैं राजनीतिक उलझन में नहीं, मैंने को जितने सवाल पूछ लिया था मैं आपसे भी पूछ चुका हूं, आलोक जी से भी पूछ चुका हूं। आलोक जी, चर्चा में आप भी रहिए, अरविंद भाई आप भी रहिए, आपके लिए भी आगे सवाल होंगे। लेकिन श्रीराज नायर जी, क्या जानबूझकर प्रायोजित करके आप लोग ये हिंसा करवा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं ताकि पोलराइजेशन और बीजेपी चुनाव जीते? ये आरोप है आप पर। छोटा छोटा जवाब रखिएगा। दीपक जी, विश्व हिंदू परिषद पिछले 60 वर्षों से अनेकों यात्राएं करती आ रही है। मकसद हिंदू समाज का एकत्रीकरण होता है। समाज में कई उत्सव होते हैं, उसके उपलक्ष्य में यात्राएं निकलती हैं। पर यहां पर ये देख रहे हैं हम, ये इंटरनेशनल पैटर्न है, जिहादी आतंकवाद का ये इंटरनेशनल पैटर्न है। यहां पर बार बार इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्रों की एजेंसियों की बात चल रही है। 9/11 हुआ, ट्विन टावर्स को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ढहा दिया गया, इंटेलिजेंस को वहां पे चुनौती दी गई। अभी 25 दिन फ्रांस जलता रहा। उसी तरह से देश की राजधानी दिल्ली में मुहर्रम का जुलूस लगा, वहां पर भी हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ। केरल में मणिपुर को लेकर के एक जलसा होता है और वहां पर हिंदुओं को मार के मंदिर के प्रांगण में लटका देंगे, ऐसे नारे लगते हैं। पर दुख की बात यह है कि इस जिहादी आतंकवाद को कुचलने की बजाय कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति की बात करती है। आलोक जी भूल गए कि यही इस मुंबई शहर में जहां पर मैं बैठा हूं, कसाब और उसके आतंकवादी साथी नाव में बैठकर आके पूरे मुंबई को जलाते हैं। तब केंद्र में भी मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्य में विलासराव देशमुख की सरकार थी। तब इनके पास क्या तर्क था? जिहादी आतंकवाद ने दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर के नाक में दम कर दिया है। सभी को मिलकर, पूरे विश्व को मिलकर जिहादी आतंकवाद को कुचलना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांतिपूर्वक यात्रा निकल रहा था। जानबूझकर मोनू मानेसर का नाम ड्रॉप किया जा रहा है। मोनू मानेसर के बहाने से इन्होंने वहां पर दंगा फैलाया। मुस्लिम लीडरशिप पूर्ण रूप से इसके लिए जवाबदार है और साथ साथ में
कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से डूबी हुई है, वह भी इसके लिए जवाबदार है। हम चाहते हैं कि हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं हरियाणा की खट्टर सरकार से इंटेलिजेंस की चूक हुई है, पुलिसकर्मी कम थे। हम चाहते हैं जो चूक हुई उसको दुरुस्त करे, जितने दंगाई, जितने भी ये उपद्रवी, जितने भी जिहादी, इन सबको तुरंत अरेस्ट किया जाए। ठीक है, मैं सीधे यहां से शादाब जी के पास चलता हूं। शादाब जी, जब भी ऐसा होता है, अभी रामनवमी के जुलूस में देखा, मुहर्रम में रास्ता बदलने की मांग को लेकर दिल्ली में पत्थर चल गए। ये पत्थर बड़ा इजीली अवेलेबल है, पत्थर, ईंटें, पेट्रोल बम, इसके अलावा बाकी चीजें कहां से मिल जाती है एकाएक कि आप हजारों की भीड़ पर हमला कर दें? नहीं, बिल्कुल दीपक भाई, अगर पत्थर, रोड़े और ये सब चीजों, असली मुद्दा ये है तो भारत से तमाम पत्थरों को खत्म करवा दीजिए, भारत से तमाम ईंटों को खत्म करवा दीजिए। वालों को खत्म करें या पत्थरों को खत्म करें? नहीं 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 नहीं, पत्थर मारने वालों को रोकने का काम जो है वो सरकार का है, इंटेलिजेंस फेल्योर है सरकार का। और जो असली मसला जो है इस फसाद की जड़ मोनू मानेसर और वीएचपी के वो लोग हैं। आज देखिए पूरा देश शांति की अपील कर रहा है, दीपक चौरसिया भी वही चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूं कि सब लोग शांति बनाए रखें। लेकिन एक संस्था है, एक सेफरन ऑर्गेनाइजेशन है वीएचपी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे पहले करके भी भड़काती है और अभी भी वो कह रही है कि जिहादी को पकड़िए। इससे मैं पूछूंगा जिहाद का मतलब क्या है, ये बता नहीं पाएंगे। अरे भाई, हमें भारत को प्रगति की तरफ लेकर के जाना है, आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते। जब आप इस तरह के पत्थर मार देंगे तो प्रगति पे चला जाएगा? शादाब भाई, पत्थर मार देंगे तो प्रगति पे चला जाएगा? पत्थर किसने मारा है? पत्थर मारा है आतंकियों ने। नहीं, ये पत्थर जो मार रहे थे हजारों के जुलूस पर, ये कौन थे? सुनिए, नुहू में कौन ज्यादा है सब जानते हैं, मेवात में कौन ज्यादा है सब जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब जानते हैं। भगवा संस्थाएं जो भारत के मूल सिद्धांत के खिलाफ कार्य कर रही हैं, वीएचपी रोजाना मुसलमानों को पत्थर मारना भारत का मूल सिद्धांत है। दंगे से किसी का फायदा नहीं होगा। पत्थर मारना क्या भारत का मूल सिद्धांत है शादाब भाई? जो पत्थर मार रहे हैं उन पे कानून कार्य करेगा, करना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक कांस्टेबल गोली मार देता है कि तुम मुसलमानों गोली मार दो। प्रभाकर जो एसएसपी प्रभाकर, अगर वो कानून का सहारा लेकर के दंगाइयों को रोकते हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आप लिख लीजिए, वीएचपी बजरंग दल के लोग शामिल निकलेंगे इस फसाद में, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर मुसलमानों को बलि का बकरा बना रही है। शादाब भाई, मैं मानता हूं हिंदू भी नुकसान होता है, मुसलमान का भी नुकसान होता है, लेकिन पत्थर बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये मैं नहीं समझ पाता हूं। कोई भी हिंदू शोभा यात्रा होती है तो पत्थर आ जाते हैं, ट्रक भर के आ जाते हैं, छतों पर आ जाते हैं। छतों पर पत्थर कौन रखता है? दिल्ली में दंगों में भी देखा था मैंने, तो ताहिर हुसैन गुलेल से मार रहा था। सुनिए दीपक चौरसिया साहब, कभी आप फील्ड में निकलिए हमारे साथ। हर घर की छत पर आपको, चाहे हिंदू का घर हो, मुसलमान का, सिख का, 90% हर घर पे आपको ईंट पत्थर मिलेगा, क्योंकि बचा हुआ कचरा ऊपर जमा किया जाता है। उसको दंगे से जोड़ देना। आपके पास तो ड्रोन कैमरा है ना, ड्रोन कैमरा से ऑब्जर्व करिए ना, इंटेलिजेंस सारी चीजें है, सैटेलाइट है। आप क्यों घबरा रहे हैं? इस्तेमाल करिए, एविडेंस के इस्तेमाल करिए। बलि का बकरा मत बनाइए किसी को। किसी मजहब को गाली देने से भारत प्रगति नहीं करेगा। और भारत का मुसलमान भारत में विश्वास रखता है। इनके सांसद ने कहा वो पाकिस्तान बन गया, अरे उसको शर्म आनी चाहिए। भारत कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस तरह की ठीक है दुबे जी, क्या कहेंगे शादाब चौहान जी के तर्क पर कि ये सिर्फ भगवा संगठनों ने कराया है? देखिए, पूरी चर्चा में प्रशासन दोषी है, सरकार दोषी है, सरकार ने ऐसा कर दिया, मोनू मानेसर ने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन हम में से कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि ये पैटर्न किसने अपनाया, इसकी तैयारियां किसने की, क्यों की, कौन लोग पीछे से हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, कितने कॉप्स हैं, कितना प्रशासन है? क्या 140 करोड़ को प्रशासन रोक सकता है? ध्यान देने की ये बात है कि पीछे से ये पैटर्न, ये तैयारियां देना चाहिए। हम चलाएंगे सरकार, हम रोक के दिखाएंगे गुंडों को, हम रोक के दिखाएंगे गुंडों को। सरकार इस्तीफा दे दे। नहीं बोलिए, सुनिए, आप चलाएंगे सरकार, आप चलाने, आपकी औकात है सरकार चलाने की? आप सरकार चलाएंगे, बकवास कर रहे हैं फालतू। औकात अरे तेरी औकात मेरे जूते। अरे शादाब चौहान जी, प्लीज लैंग्वेज, प्लीज, आपसे बड़े हैं, सम्मान करिए उनका। इस तरह की लैंग्वेज नहीं शादाब चौहान जी, आप तो शाब्दिक पत्थर बरसा रहे हैं। ये तो शाब्दिक पत्थर बरसा रहे हैं आप। अरे तेरे दो कौड़ी
ठीक है, रहने दीजिए शाहजाद चौहान जी, इतनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करा, रहने दीजिए उनको, रहने दीजिए। देखिए, डीके तो भैया सवाल ये पैदा होता है कि जब 6 महीने पहले से कोई बात तय है और 6 महीने पहले से तैयारियां चल रही हैं, यात्रा तय है, परमिशन है, तो जितना कोप मिनिमम आवश्यकता पड़ती है उतना कोप दिया जाता है, उतनी फोर्स लगाई जाती है। लेकिन अंदर अंदर जो तैयारियां चल रही हैं या अंदर से ये इकट्ठा हो गए हैं, पत्थर इकट्ठे करना। और देखिए, आप बात इसमें समझिए कि केवल यात्रा पर पत्थर नहीं बरसाए गए, जो आम आदमी वहां से निकल रहा है, जिनके आम जनता है, उस आम जनता को भी उन्होंने मारा है। तो क्या उद्देश्य था? क्या ये अवसर की तलाश थी कि ऐसा अवसर आएगा तो ऐसा किया जाएगा? तो सवाल यहां पर बहुत सारे हैं। अगर पीछे से कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। प्रशासन की फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें यह भी शक नहीं किया जाना चाहिए कि साहब इसमें इंटेलिजेंस की फेलियर है। लेकिन इंटेलिजेंस और प्रशासन के ऊपर हम सब भी तो हैं ना, और हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर भारत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इनके ऊपर आरोप, उनके ऊपर आरोप, ठीक है, पॉलिटिकली गेम आप खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यही है कि ये पैटर्न इतने लंबे समय से चल रहे हैं, इन पर दोषी क्यों नहीं ठहरा रहे हैं, इन पर प्रश्न क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं, इनको क्यों हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं? इनका उत्साह बढ़ेगा तो आप प्रशासन कितना ही लगा दीजिए, फोर्स कितनी ही लगा दीजिए, आप नहीं रोक सकते उनको, जब तक कि आप उनके जो बीज पॉइंट है ना, जो पीछे से करने वाले हैं, उन पर नहीं कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपने देखा ना कितना प्रशासन और सब होता था, लेकिन जिस समय 370 का काम हुआ उस समय उनके जो मेन लीडरान थे, वो मेन लीडरान केवल एक जगह बिठा दिए गए थे तो कोई दंगा नहीं हुआ। आखिर पीछे से कौन है, ये तो हम सोच ही नहीं पा रहे। हम तो सवाल सरकार पर खड़े करना, हम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सवाल खड़े करना दायित्व है, राइट भी है, करते हैं। लेकिन भैया, आप किसी एक कम्युनिटी को उत्साहित मत करिए, और वो उत्साह उनको अगर हम सीधा सीधा नहीं सवाल खड़े करेंगे तो मुझे लगता है एक राज्य छोड़ दीजिए दूसरे में हो जाएगा। राजस्थान में नहीं होते क्या? आप राजस्थान में दूसरी पार्टी की सरकार है, वहां नहीं होते? जहां जहां पार्टियों की दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां नहीं होते क्या? इसका मतलब यह हो गया कि पीछे सॉफ्टवेयर में कहीं समस्या है, और वो सॉफ्टवेयर कहीं से फीडेड है। उसको कैसे सही किया जाए, उस वायरस को कैसे सही किया जाए? अगर उसको नहीं सही किया जाएगा तो समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं निकलने वाला, जो मैं सोच पा रहा हूं। ठीक है श्रीराज जी, मैं आपका 1 मिनट आऊंगा। आलोक भाई, मैंने आपका हाथ भी देख लिया है, लेकिन मुजफ्फर खान साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील है, एक वर्जन उनका जानते हैं। मुजफ्फर खान साहब, आपको नहीं लगता एक पैटर्न है इस तरह पत्थर बरसाना, फिर आग लगाना, फिर दुकानें लूटना, फिर गोली चलाना? दीपक जी, मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है पैटर्न है कि नहीं है। मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और किसी एक कम्युनिटी को देखो, किसी कम्युनिटी को आप ब्लैक टॉर विद वन ब्रश आप नहीं उसको कर सकते हैं कि भाई सारे उसमें गलत हैं। मैं नहीं कहता किस में गलत हैं, हो सकता है कुछ लोग गलत भी होंगे, वो दोनों साइड हैं। और उन दोनों साइड्स को अगर आप सख्ती से नहीं निपटोगे, वो किसी भी पार्टी से हों, वो किसी भी मज़हब से हों, किसी सोसाइटी से हों, किसी एरिया से हों, ये जो दंगाई लोग हैं और जो कम्युनल टेंशन क्रिएट करते हैं, अगर आप यकतरफा कार्रवाई करते हो तो आप दूसरी साइड से उनको इनकरेज करते हो, दे विल रिपीट इट। लेकिन अगर आप इम्पार्शियलिटी से दानू पर सख्ती करोगे, जो दानू ग्रुप के लोग हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करोगे तो फ्यूचर में कभी दंगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पार्शियलिटी करोगे तो उससे इनडायरेक्टली आप दंगे की सपोर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी वो होगा। बदकिस्मती है ये, 5 आदमी मरे, मुझे ये भी पता नहीं है वो किस कम्युनिटी के हैं, लेकिन 5 इंसान मरे। मुझे अभी कोई जो आपके पैनलिस्ट थे, एकदम मुझे याद आया जॉन डन की वो नो मैन इज़ एन आइलैंड, उसकी एक वो लास्ट का जुमला मुझे अचानक मेरे जहन में आया, एवरी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड इन द मैन काइंड। मैं इंसान हूँ, मैं इंसानी नस्ल के साथ मेरा रिलेशन है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इंसान मरता है तो आई एम कंसर्न्ड, मुझे उसका दर्द होता है। तो वो किसी कम्युनिटी के भी हों, मैंने हकीकत बताऊं, मैं अभी भी कोर्ट में हूं, मुझे कोई पता नहीं वो किस कम्युनिटी के हैं, लेकिन 5 इंसानी जाने गई जो जाने नहीं जानी चाहिए थी। और जिम्मेदारी किसकी है? किसी की भी हुकूमत हो जो इस वक्त वहां बरसरे इक़्तिदार है, वो उस
की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के हर सिटीजन के माल, जान, इज्जत, आबरू उसकी हिफाजत करना। अगर वो हिफाजत करने में फेल हैं तो इट इज़ अ गवर्नमेंट फेलियर। वो ऐसा क्यों हुआ? और ये कहना कि नहीं जी पैटर्न है और ये कोई साजिश है, अरे भाई दंगा जब भी हुआ वो दोनों तरफ से लोग कसूरवार हुए, कभी भी एक तरफ से नहीं हुआ। और लेकिन कार्रवाई जब आप करते हैं तो वहां अगर आप इम्पार्शलिटी से करते हैं तो कभी दोबारा दंगा नहीं होगा। तो कोशिश ये करें, ये मुल्क हमारा है, हम सबका है, और अगर इसकी आप तरक्की चाहते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को ख़त्म करें। ये एक पेंटअप यू कैन से कि बहुत अरसा से जो लोगों को उकसाया जा रहा है, ये कम से कम ये इसको वो कहते हैं ना फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर। दीपक जी, ये फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर हम अपने आप के लिए क्रिएट कर रहे हैं। वो जो मॉन्स्टर है वो कल हम ही पर हमला करेगा। आखिर जब भी ये दंगा होगा, ये प्रॉपर्टी डैमेज, ये किसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई? मुल्क की प्रॉपर्टी, इस देश की प्रॉपर्टी, इस देश के शहरियों की प्रॉपर्टी। अरे भाई, एक घर बनाने में पूरी जो फैमिली है वो पूरी एक ज़िंदगी गुजारती है, एक जनरेशन जो है वो घर बनाने में लगाती है, और रातों रात एक दंगा होता है और उस घर की तबाही हो जाती है, फैमिली के मेंबर मर जाते हैं, मकान जल जाते हैं। उसको पूछो जाकर, उसके लिए उसकी सारी दुनिया सुकड़ के रह गई। तो ये चीज़ें जो हैं इस दौर में भी हम सदी के मतलब क्वार्टर ऑफ द सदी समझ लो, हम पहुंच गए हैं 21st सेंचुरी। इस दौर में भी आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां 1947 में जो थे हिंदू और मुसलमान, हम आज भी एक दूसरे को ये समझते हैं कि ये दूसरा फॉरेनर है। अरे भाई, यहाँ हिंदू ने भी रहना है, मुसलमान ने भी रहना है। हमारा जीना मरना यही है, इसी धरती में जाना है, इसी धरती पर जिंदा रहना है। ये मुल्क हमारा है और इसकी तामीर और तरक्की होगी, सबको उसका फैज मिलेगा, फायदा मिलेगा। आपकी सब बातों से एग्री मुल्क करता में हूं। हालात खराब होंगे। जम्मू कश्मीर में तो पत्थरबाजी एक पैटर्न था ना, उस पैटर्न के बारे में भी नहीं पता? नॉट अ पैटर्न नहीं था, ये गलतफहमी है। और जो भी अभी एक मेरे साथी जो थे, दोस्त मेरे चैनल पे, मैं नाम नहीं जानता उनका, वो कह रहे थे कि 370 और 370 और पत्थरबाजी का कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, ये बात हुई है कि 5 अगस्त के पहले लगातार पत्थरबाजी होती थी सर, हर जुम्मे के दिन होती थी, अलग दिनों में भी होती थी, इसीलिए पैलेट गन लाए गए। मुझे बताएं दीपक जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जब बिहार में पत्थरबाजी होती है, गुड़गांव में होती है, महाराष्ट्र में होती है, तो वहां कौन सा 370 है? मैं यही तो कह रहा हूँ, पत्थरबाजी जब गवर्नमेंट के साथ कोई नाराजगी, यहाँ पानी, इसीलिए तो पत्थरबाजी को पैटर्न बता रहा हूँ, जिसको बोल रहे हैं आपको नहीं पता। अब आप डिफेंड कर रहे हैं, पैटर्न नहीं है वो, आप गलत, यू आर यूजिंग अ रॉन्ग टर्म। ये पैटर्न नहीं था कश्मीर में। आज भी आप अगर फोर्सेस को हटाओगे ना, तो अगर कहीं बिजली कटेगी तो पत्थरबाजी होगी, नाराजगी होगी, हुकूमत के लिए पत्थरबाजी करते थे। उसको आप रिलेट ये करना होता है भाई, कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो वहां पत्थरबाजी होती है। अब मुझे बताओ, अच्छा यहाँ क्या हो रहा था? दिल्ली में पत्थरबाजी नहीं होती है? में क्या हो रहा था? क्या प्रोटेस्ट था वहां का? तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता है वहां क्या हो रहा था। मैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता हूं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। मैंने जो फील किया, जो थोड़ा बहुत मैंने थ्रू सोशल मीडिया पढ़ा है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, श्रीराज नायर जी एक जवाब, उसके बाद आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा। शायद डीके दुबे जी बात का रिबटल करना चाहते हैं। श्रीराज नायर जी क्या कहेंगे मुजफ्फर खान साहब की बातों में? दीपक जी, मुजफ्फर खान साहब लिप सर्विस तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, वकील हैं, ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि कश्मीर नहीं, पूरे विश्व भर में ये स्टोन पेल्टिंग एक पैटर्न है। कब तक ये झूठ में रहेंगे मुजफ्फर खान साहब? आपके कौम की सोशियो इकोनॉमिक हालत कितनी खराब है, आपकी लीडरशिप जवाबदार है उनको इतना पिछड़ा रखने में। आपकी लीडरशिप पत्थर मारती है, मुझे ये बता दे, बाकी कोई नहीं पत्थर मारता है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में पत्थर मारती है। आप ये कहना चाहते हैं? पत्थर मारते हैं बिल्कुल पूरे विश्व में, केवल मुंबई भारत की बात का है। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, लक्समबर्ग, यूएस, सब जगह पर पत्थर मारने का काम केवल सिर्फ मुसलमान करते हैं। और आप कब तक झूठ में? कोई कम्युनिटी पत्थर नहीं मार रही है। मुसलमान ही दंगाई है।
क्योंकि आपकी लीडरशिप ने उनको जाहिल बना रखा है। बाकी कोई नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट गाय रक्षक जो है, गांव रक्षक अगर किसी का मर्डर करता है एक आदमी का 10 मिलके, वो दंगाई नहीं है, वो मिलिटेंट नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है। बोझ बनाया, इस देश के ऊपर लाइबिलिटी बना दिया, और आप लोग जवाबदार है उसके लिए। अरे भाई बनाया नहीं, हमने मिलकर इस मुल्क को बनाया है। सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। आप कहां की बातें कर रहे हो? आपको तो हिस्ट्री का पता नहीं है, इग्नोरेंट आदमी हो आप। पाकिस्तान इस मुल्क को आजाद कराने में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ने कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क के टुकड़े किए। कहां रहे हो आप? आपने इस मुल्क के टुकड़े किए। आपने तो इस मुल्क को, आरएसएस ने तो इस मुल्क को बर्बाद किया है, बर्बाद किया आपने इसको। और पिछले 8-10 सालों से इसको बर्बाद करके रख दिया, इस मुल्क को नफरत का गहवारा बना दिया। ये मोहब्बत का गहवारा था, आपने नफरत का गहवारा बनाया। मलप्पुरम पैटर्न, मालवनी पैटर्न, मालेगांव पैटर्न, ये सब आप लोगों ने पैटर्न खड़े किए। भाई ये जो गांव रक्षित है, ये कौन से पैटर्न है? आप लोगों ने ये भी बता दीजिए ना लोगों को, पूरे मुल्क को। आप लोगों ने गांव रक्षित जो है उनको लाइसेंस है, हिंदू माइनॉरिटी में, वो दहशतगर्द नहीं है। आप लोगों ने अपने आतंक का नंगा नाच किया। आप लोग जो भूलना मत, हिंदू के पेशेंस को टेस्ट मत करिए। मुजफ्फरनगर को भी याद रखना, गुजरात को भी याद रखना, आप हिंदू के पेशेंस को मत। यस, अरे भाई इनको कहो ये भाषण अब 2024 में दो ना, ये बचा के रखो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं चाहता बातें यहाँ से मुजफ्फर खान साहब। श्रीराज जी आप बात को बहुत दूर तक ले जा रहे हैं। श्रीराज जी यहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं। आलोक शर्मा जी, हम आज हरियाणा के मसले पर बात करें। आलोक शर्मा जी कुछ जोड़ना चाहते थे आप डी के दुबे जी की बात पर? देखिए, मुझे दुख हुआ कि जिस तरह के वक्तव्य अभी भी जी न्यूज़ पर बैठकर कुछ लोग दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी दंगे को भड़काना चाहते हैं। खेद है कि ऐसे लोग टीवी पर बैठकर वक्तव्य देते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं, कहां से हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो सत्यपाल मलिक जी बीजेपी के अभी भी मेंबर हैं। अरे भाई आप यार कहां से आप लोग आ जाते हैं मुजफ्फरनगर याद दिलाने, और सब आप ही लोग हैं जो सब करवा रहे हैं। आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और कुछ कहना हो तो और भी कहिएगा। अभी मुझसे पूर्व वक्तव्य कह रहे थे कि साहब नहीं रोक सकते हैं। अरे भाई आप और अच्छा बोलिए, आप कहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिनको बताना चाहिए कि कौन इन दंगों के पीछे है, वो तो इस डिबेट से गायब हो गए, भगोड़े हो गए बीजेपी वाले। तो बाकी लोगों को फ्रंट में कर दिया। ये टूल किट है इनका कि जब इस तरह का मुद्दा हो तो खुद भाग जाओ और अपने जो लोग हैं उनको आगे कर दो। और ये देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने जो 3-4 दिन पहले इंटरव्यू दिया, उसमें क्लियरली कहा है कि 2024 से पहले इस तरह की घटनाएं घटेंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि राम मंदिर पर अटैक हो जाए, जो लोग पुलवामा पर खामोशी करके बैठ गए वो कुछ भी करवा सकते हैं। अरे भाई आपकी सरकार है, 9 साल से आपकी सरकार है, वहाँ पत्थर इकट्ठे हो गए, वहाँ ये हो गया। भाई इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। इस डिबेट को भी हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहते हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार आती है वहाँ पर हिंदू मुसलमान पे ले जाते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि पूरे देश में इन्होंने कैरोसिन फैला दिया है। ये बात सही है। एक ट्रेन में एक कांस्टेबल जो सरकारी मुलाजिम है, वो किसको वोट किसने दी या नहीं दी, वो 3-4 लोगों को अलग अलग डब्बों में जाके AK-47 से गोली मार रहा है। तो किसकी मानसिकता क्या बच गई? उसने एक मीणा समुदाय के अपने ऑफिसर को भी मार दिया, वो तो हिंदू था। अभी मणिपुर में जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा चिल्लाकर कि मैं भी हिंदू हूं और मेरा घर भी हिंदुओं ने जलाया है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान का चश्मा पहनकर टीवी पे बैठ जाते हैं, इनका धंधा ही है। मोदी जी कहते हैं मैं तो दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेता हूं, मेरे पास तो ड्रोन है, ड्रोन से पहचान लेता हूं कि कहां काम चल रहा है कहां नहीं चल रहा है। अरे भाई प्योरली इंटेलिजेंस फेलियर है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और मैं कहूंगा इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बदनीयती है, इसीलिए कंट्रोल नहीं किया है। और हम कन्फ्रंट करेंगे इस चीज को। आप एक धर्म एक जाति को घसीटेंगे, किसी को भी, हम कह रहे कोई भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन प्रशासन पर भी कार्रवाई कीजिए। उस एसपी और डीएम को तुरंत बर्खास्त कीजिए। कि आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया? वो कह रहे हैं साहब ये तो 5 ही लोग मरे, मतलब 500-700 मर जाएंगे तब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर माना जाएगा। इस तरह के तर्क देकर आप ऐसे प्रशासन को और ज्यादा उकसावा देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो डीएम और एसपी एक धर्म के लोगों के ऊपर फूल बरसाते हैं वो प्रमोशन पाते हैं, और जो दूसरा अधिकारी एसएसपी बरेली वाला जो दंगों को रोकता है वो
लाइन हाजिर कर दिया जाता है। वैसे मैं यही देश के गृह मंत्री थी जो कर्नाटक में कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे। अब हरियाणा के अंदर मोदी साहब और अमित शाह जी बताइए, क्या कांग्रेस की सरकार है? दंगे क्यों हुए? दंगे आप लोगों ने कराए, बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के लोग इन्वॉल्व हैं, दूसरा पक्ष भी इन्वॉल्व है। मैं नहीं कह रहा कोई एक पक्ष इन्वॉल्व है, लेकिन आप लोग भी इन्वॉल्व हैं। सरकार की नाकामी है और मणिपुर को जलाने के बाद भी आप लोगों की भूख शांत नहीं हुई है। ठीक है, आप मैं बता दूं, कुछ भी मैं आपको रोक रहा हूं। ये गुड़गांव की कुछ ताजा तस्वीरें आई है। अरविंद जी, गुड़गांव की तस्वीरें हैं, सामान उठा उठा के लोग दुकानों से ले जा रहे हैं, कुछ लोग फेंक रहे हैं, कुछ लोग तोड़ रहे हैं, और दूर दूर तक गुड़गांव दिल्ली से लगा हुआ, पार्लियामेंट से मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 या 17 किलोमीटर होगा, वहां पे देखिए लूटपाट मची हुई है और दूर दूर तक पुलिस कहीं नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ। बिल्कुल सरकार इस पे एक्शन लेगी, पुलिस जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे कोई दंगाई किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी जाति से क्यों ना हो। सरकार के लिए वो सिर्फ एक अपराधी है, वो दंगाई है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए मैं सभी अपने साथी प्रवक्ताओं से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इसे धर्म विशेष से किसी से ना जोड़ा जाए। दंगाई दंगाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर धार्मिक यात्रा पर पथराव किसी ने किया तो कार्रवाई होगी। अगर किसी ने किसी को भड़काने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मोनू मानेसर इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मामन खान जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। परंतु इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा अपने साथी प्रवक्ता से, आलोक शर्मा जी से, कि जब कार्रवाई हो तब ये चीखना चिल्लाना शुरू ना कर दें। हुआ क्या था दीपक जी, अभी कुछ समय पहले हरियाणा के तावड़ू में, यही सोना के पास, एक दुर्घटना तो नहीं कहूंगा, वो हत्या थी। एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया था और वो रेत माफियाओं की तरफ से चढ़वाया था उसे, और उसका निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने सख्ती की और इस तरह के जो माफिया थे उन्हें पकड़ने के लिए धरपकड़ जब शुरू की, तो इनके सारे कांग्रेस के जो विधायक हैं, तीनों जो मेवात से हैं, तीनों चीखते चिल्लाते चंडीगढ़ पहुंच गए थे राजभवन तक कि देखिए साहब, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमारे जुड़े हुए लोगों को, हमारी पार्टी के जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जबकि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई थी, एक डीएसपी की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो आज इतना बड़ा भाषण ये यहाँ पेल रहे हैं आलोक शर्मा जी, कल को जब दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो तो ये उनके पक्ष में खड़े हुए नजर ना आए, या ये बात करके आए। यहाँ कोई बयान देने से पहले अपने नेता, जो हरियाणा के इनके नेता हैं या विधायक हैं, उनसे बात करके आए कि इन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्योंकि ये आज बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, कल को यही उनके बचाव में आने वाले हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ। पर ये एक वादा इनसे करता हूँ कि ये जो सरकार है ये एक भी दंगाई को नहीं बख्शेगी, चाहे उनके खिलाफ किसी भी स्तर तक की कार्रवाई करनी पड़े, एक भी दंगाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि ये दुर्घटना जरूर हो गई है, इसका हम सभी को पछतावा है, दुख है, परंतु ये दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा ना घटित हो, इसकी जिम्मेवारी जरूर सरकार की है और हम इसे निभाकर रहेंगे। ठीक है। और देखिए, अब इसमें जब हम कानून की चर्चा करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं क्या बयान देने से पहले खुद व्यवस्था वैसी कर दी थी क्योंकि उनको मालूम था ये होने वाला है, इसलिए बयान ऐसा आया? अरे भाई, देश में जो हालात हैं वो हालात इसलिए हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति जो होती रही उसको सही करने का प्रयास हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, और जब तुष्टीकरण नहीं हो पा रहा है तो फिर ये पत्थरबाजी हो रही है। तो राहुल गांधी जी का बयान, ससम्मान उनको मैं कहता हूं कि ऐसे बयान देकर मुझे लगता है कि वो खुद को एक्सपोज करवा रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आलोक शर्मा जी क्या कहेंगे आप डीके दुबे जी की बात पर? खुद को एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसे बयान देकर। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश समझ रहा है कि इस तरह के दंगे कराकर टूल किट इनका बन चुका है, और सतपाल मलिक जी ने पूरी तरह से उसका विवरण कर दिया। एक फौजी, एक सिपाही गोलियां बरसा रहा है कि कौन किसको वोट देगा, इससे बढ़ के कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। मणिपुर जिस तरह से जला है, इनकी डिवाइड एंड रूल के फार्मूले से, इससे बढ़ के कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। उसके बावजूद जिस तरह के अभी एक विश्व हिंदू परिषद के नेता का जी न्यूज पर बयान सुन रहे थे, तो परिलक्षित हो रहा है कि इन्हीं का किया धरा है। अब ये कल से राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू करेंगे। श्रीराज नायर जी, क्या आपको नहीं लगता दो तारीख के इस बंद को बुलाने से पहले सोचना चाहिए था विश्व हिंदू परिषद को कि यही पत्थरबाजी फिरना शुरू हो जाए? देखिए, आलोक जी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए थी कि वो खोल करके विरोध करते दंगाइयों का, उसके बजाय फिर भी वो इतनी पूरे देश से कांग्रेस लगभग साफ हो गया
लेकिन फिर भी ये सुधर नहीं रहे और तुष्टीकरण की राजनीति में मुलव्वस है। देखिए कल बिल्कुल सोच रहे जी कि आवश्यकता नहीं, कब तक ये मेवात पैटर्न, मालेगांव पैटर्न, मलप्पुरम पैटर्न, मालवनी पैटर्न, देश के अंदर मिनी पाकिस्तान बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन सबको चिंता करने की जरूरत है, सबको सोचने की जरूरत है। अपने ही घर में आग लगा के हम जाएंगे कहां? जी न्यूज़।